एपिसोड की शुरुआत होती है जहां क्षु यान अपने पार्टनर्स के साथ बैठी होती है। वो उन्हें कहती है कि उन्हें सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है। वो बोले, मैं अभी तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ दोबारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। तभी वहां हाओ मिंग और मिसेस बैरकलिन आते हैं। मिसेस बैरकलिन क्षु यान को गले लगाती है और कहती है, मैं तुम्हारे ड्रेसेस की कलेक्शन देखने आई हूँ। मैं यहाँ एक एग्जीबिशन के लिए आई हूँ जहाँ मैं तुम्हारे ब्रांड का ड्रेस पहनने वाली हूँ। अभी रूस में पारंपरिक और आधुनिक ड्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद किया जा रहा है। तुम आसानी से अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर शुरू कर सकती हो। क्षु यान के पार्टनर्स ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। मिसेस बैरकलिन मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, तुम सब बहुत अच्छे हो जो क्षु यान जैसी लड़की की मदद कर रहे हो। वो सब हामी भरने लगते हैं और लिन मुस्कुराने लगती है। क्षु यान मिसेस बैरकलिन को अपनी ड्रेसेस दिखाने ले जाती है। वही हाओ मिंग लिन को भी वहां से जाने के लिए कहता है और खुद उन पार्टनर्स के साथ बैठ जाता है। वो कहता है, तुम सब मेरी वाइफ के बिजनेस में मदद कर रहे हो, इसका मैं जरूर ध्यान रखूंगा। हाओ मिंग की बात सुनकर उनका रवैया ही बदल जाता है। वो मिसेस बैरकलिन के बारे में पूछते हैं। हाओ मिंग बताता है वो रूस के रियल एस्टेट टाइकून मिस्टर बैरकलिन की पत्नी है और क्षु यान की बहुत करीबी दोस्त है। ये सुनकर वो सब क्षु यान के साथ कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का फैसला करते हैं। मिसेस बैरकलिन को क्षु यान की ड्रेसेस बहुत पसंद आती है। वो कहती है, हाओ मिंग ने मुझे सब बताया था, पर चिंता मत करो, तुम्हारी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदा कंपनी भी अब सिलेक्ट हो गई है और 3 महीने के ऑब्जर्वेशन में है। क्षु यान खुश होकर कहती है, मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। मिसेस बैरकलिन अपनी पार्टी के लिए एक ड्रेस ले जाती है। उनके जाने के बाद क्षु यान हाओ मिंग को थैंक यू बोलती है। हाओ मिंग कहता है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन क्षु यान मना करती है। इसलिए हाओ मिंग उसे बताता है एक फैशन डिजाइनर्स कंपटीशन के बारे में, जो उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। क्षु यान जब देखती है तो एप्लीकेशन की तारीख निकल चुकी थी। हाओ मिंग मुस्कुराकर कहता है, मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया है। क्षु यान हैरान रह जाती है और पूछती है, क्या तुमने लाइन क्रॉस कर दी? हाओ मिंग हंसता है। क्षु यान मना नहीं करती और फिर से थैंक यू कहती है। हाओ मिंग कहता है, अब तुम बस कंपटीशन पर ध्यान दो, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, और वो चला जाता है। क्षु यान और उसकी टीम कंपटीशन के लिए मेहनत करने लगते हैं। वो सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक ड्रेस डिजाइन करते हैं। सभी उस ड्रेस के साथ फोटो भी क्लिक करते हैं। फिर क्षु यान के पास लियू आती है, जो उनकी अकाउंट असिस्टेंट होती है। वो बताती है कि उनका पुराना अकाउंटेंट डाग अब नहीं आ रहा, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। लियू क्षु यान को ताओ का नाम सजेस्ट करती है। वो अकाउंट संभालने में बहुत अच्छा है। क्षु यान थोड़ा सोचती है और लियू को रुकने के लिए कहती है। फिर वो लिन से बात करती है। लिन कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यामिंग से भी बात कर लूंगी। ताओ ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब जिंगजू में ही रह रहा है। क्षु यान ताओ को ऑफिस बुलाती है। ताओ ऑफिस आता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करता है, फाइलें दिखाता है और क्षु यान को बताता है, मेरे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, मेरे पेरेंट्स को ये बात नहीं पता। अगर आप मुझे ये जॉब दे देंगी तो मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। क्षु यान और लिन उसे वेलकम करते हैं। थोड़ी देर बाद लिन को कंपटीशन ऑर्गेनाइजर का मैसेज आता है, उनकी कंपनी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्षु यान और लिन दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में क्षु यान, लिन, याओ और ग्वान ऑर्गेनाइजर से मिलने जाते हैं। वहाँ की इंचार्ज कहती है, तुम्हारी कंपनी अभी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, पहले तुम अपने नाम पर लगे दाग साफ करो, फिर दोबारा आवेदन देना। याओ बहुत इमोशन हो जाती है, कहती है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। क्षु यान उसे संभालती है और सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। क्षु यान कहती है, कुछ भी हो जाए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी। लिन हाओ मिंग को सारी बात बताती है। हाओ मिंग भी निराश हो जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी कहता है, सर, सिवन आपका इंटरव्यू लेने आई है। हाओ मिंग कहता है, मैंने मना किया था ना। फिर उसे एक आइडिया आता है और कहता है, उसे अंदर भेजो। सिवन हाओ मिंग से डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को लेकर सवाल करती है। हाओ मिंग जवाबों के साथ साथ क्षु यान की कंट्रोवर्सी का जिक्र भी करता है। वो कहता है, क्षु यान और उसकी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन एक झूठी कंट्रोवर्सी ने सब बिगाड़ दिया। मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है, वो मजबूत है और जरूर वापस उभरेगी। मैं अपनी वाइफ पर बहुत प्राउड हूँ। ये इंटरव्यू वायरल हो जाता है। क्षु यान भी इंटरव्यू देखती है और उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो जल्दी से एक स्क्रिप्ट लिखने लगती है। अगले दिन क्षु यान ऑफिस पहुंचती है। सब लोग उसे इंटरव्यू के लिए बधाई देते हैं। लिन बताती है, मिसेस बैरकलिन ने एग्जीबिशन में तुम्हारी ड्रेस पहनी थी, अब तुम्हारी ड्रेस फिर से ट्रेंड में आ गई है। सारे नेगेटिव कमेंट्स अब पॉजिटिव में बदल गए हैं। क्षु यान याओ को एक स्क्रिप्ट देती है और कहती है, याओ और ग्वान, अब तुम दोनों एक लाइव स्ट्रीम करोगे और सब कुछ साफ साफ लोगों को समझाओगे। लाइव में याओ कहती है, मैंने ये काम अपनी दादी से सीखा है, हमने बहुत मेहनत की है, हमारी कंपनी की क्वालिटी सबसे बेहतर है। लोग लाइव देखने लगते हैं
हाओमिंग भी मुस्कुराता है। वहीं स्टीव लाइव देखकर गुस्से में आ जाता है। थोड़ी देर बाद क्षु यान को कंपटीशन ऑर्गेनाइजर का कॉल आता है। वो बताते हैं कि क्षु यान को फिर से क्वालिफाई कर दिया गया है। क्षु यान बहुत खुश हो जाती है। मिसेस बैरकलिन के पति मिस्टर बैरकलिन हाओमिंग से मिलने आते हैं। वो कहते हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि तुमने क्षु यान को कैसे सपोर्ट किया। उसकी ड्रेसेस वाकई कमाल की है। अब 3 महीनों तक कोई स्कैंडल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे। हाओमिंग हामी भरता है। दूसरी तरफ ताओ ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ याइमिंग आता है। ताओ उसे कहता है, मुझे पिछले बार की गलती के लिए माफ कर दो। अब मैं लिन से दूर रहूंगा, बस यहाँ अपनी नौकरी पर ध्यान दूंगा। याइमिंग कहता है, मुझे पता है, लिन ने मुझे सब बता दिया है। वो ताओ से हाथ मिलाता है और कहता है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। लिन वहां आती है और दोनों को हाथ मिलाते देख खुश हो जाती है। वो ताओ को बाय कहकर याइमिंग के साथ चली जाती है। क्षु यान कंपटीशन की तैयारी में लगी होती है। लिन याइमिंग के साथ नशे में धुत होकर लौटती है। ताओ उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखता है। कंपटीशन शुरू होता है। क्षु यान की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया होता है। रैंप वॉक भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। सब प्रैक्टिस के बाद चले जाते हैं, लेकिन क्षु यान को कुछ अधूरा सा लगता है। वो सोच में पड़ जाती है। तभी हाओमिंग वहां आता है और कहता है, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार ये कंपनी शुरू करने की सोची थी, तब तुम्हारा असली मकसद क्या था? क्षु यान सोचने लगती है। हाओमिंग आगे कहता है, ये डिजाइन याओ के हैं, जिसने अपनी दादी से सीखा और उसकी दादी ने अपनी फैमिली से। ये तुम्हारी फैमिली की जनरेशन वेल्थ है, इसलिए तुम्हारा थीम भी यही होना चाहिए। क्षु यान को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वो हाओमिंग को थैंक यू बोलती है और लिन को कॉल करके तुरंत मीटिंग बुलाती है। अगले सीन में उनका यूनिक कॉन्सेप्ट और रैंप वॉक सबको बहुत पसंद आता है। शो में दिखाया जाता है कि कैसे पहली जनरेशन, मिड जनरेशन और नई जनरेशन ने इस आर्ट को आगे बढ़ाया है। क्षु यान की टीम बहुत फेमस हो जाती है। बाद में सब मिलकर एक सक्सेस पार्टी रखते हैं। वहाँ हाओमिंग और याइमिंग भी मौजूद होते हैं। क्षु यान सबको थैंक यू बोलती है और कहती है, एक खास इंसान है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। याइमिंग हाओमिंग की तरफ देखता है, पर क्षु यान नाम लेती है लायन का। हाओमिंग की मुस्कान गायब हो जाती है। सब एक साथ चीयर्स करते हैं, लेकिन हाओमिंग चुपचाप बैठा रहता है। क्षु यान ये नोटिस करती है। लायन उसके पास आता है और कहता है, एक स्पेनिश क्लाइंट तुम्हारे काम से बहुत खुश है। वो तुमसे मिलना चाहता है। थोड़ी बहुत स्पेनिश सीखनी होगी। क्षु यान कहती है, मैं क्लास ले लूंगी। लायन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। वो उसे स्पेनिश सिखाने लगता है। उन्हें बात करते हुए देखकर हाओमिंग के अंदर जलन उठती है। यिमिंग नोटिस करता है कि हाओमिंग गुस्से में अपने चाकू से मांस को बहुत जोर से और खतरनाक तरीके से काट रहा है। वो उसे शांत होने को कहता है और लिन से बोलता है कि वो जू यान और लियांग को थोड़ा अलग करे। लिन हाओमिंग को देखती है और जल्दी से लियांग के साथ खुद बातें करने लगती है। तभी जू यान हाओमिंग के पास आने लगती है। हाओमिंग देखता है कि अब लिन और लियांग भी एक दूसरे के करीब होकर बातें कर रहे हैं, तो वो यिमिंग को दिखाता है और कहता है, अब तू भी जले। यिमिंग मुस्कुराता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सच में उसे भी जलन होने लगती है। हाओमिंग अब उसे शांत रहने को बोलता है, पर यिमिंग उठकर लिन और लियांग के पास चला जाता है। हर बार जब हाओमिंग और जू यान बात करने की कोशिश करते हैं, कोई न कोई बीच में आ जाता है। आखिरकार जब सबसे मिलने के बाद जू यान हाओमिंग के पास आती है, तभी लियांग सबको गेम्स खेलने के लिए बुलाता है। वो जू यान को भी आने को बोलता है, लेकिन वो मना करती है। सब जोर डालते हैं तो वो मान जाती है। लियांग हाओमिंग को भी आने को बोलता है, लेकिन हाओमिंग गेम खेलने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो अब चला जाएगा। ये कहते हुए वो जू यान की तरफ देखकर बोलता है। जू यान कहती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और हाँ, मदद और इस पार्टी में आने के लिए थैंक यू। हाओमिंग गुस्से में वहां से निकल जाता है। जू यान को भी थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और गेम खेलने लगती है। यिमिंग कहता है कि अब उसे हाओमिंग के साथ जाना चाहिए। वो लिन को बाय बोलकर चला जाता है। हाओमिंग और यिमिंग एक साथ होते हैं और हाओमिंग ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है। वो पूरी तरह नशे में होता है और कहता है कि अब वो कभी जू यान को कॉल नहीं करेगा। अगर उसने किया तो यिमिंग उसका सरनेम बदल दे। यिमिंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीना बंद नहीं करता। दूसरी तरफ जू यान भी नशे में होती है। लिन उसे घर चलने को कहती है क्योंकि सब जा चुके होते हैं। जू यान बोलती है कि उसे और पीना है। लिन पूछती है, क्या तू हाओमिंग के लिए अपसेट है? जू यान कहती है, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कंपटीशन जीत लिया, सब कुछ अच्छा है। अगर हाओमिंग मुझसे प्यार नहीं करता तो क्या हुआ? उधर हाओमिंग नशे में एक दीवार पर चढ़ जाता है और जू यान को कॉल करने की कोशिश करता है। यिमिंग कहता है कि वो गिर जाएगा और वैसे भी उसने कहा था कि वो कभी उसे कॉल नहीं करेगा, लेकिन हाओमिंग जिद पर अड़ा रहता है। ऊपर से वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता। इधर जू यान कैब में होती है।
लिन उसे घर ले जा रही होती है। जू यान विंडो से चिल्लाने लगती है और बोलती है, कोई मुझे बुला रहा है। लिन कहती है कि वो नशे में है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जू यान कहती है, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, और फिर वो अपना और हाओमिंग के घर का एड्रेस बताती है। लिन मना करती है, लेकिन जू यान ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है। मजबूरी में लिन उसी एड्रेस पर जाने को बोल देती है। अब तो जू यान को संभालना भी मुश्किल हो गया था। यीमिंग हाओमिंग को घर लेकर आता है। हाओमिंग कहता है, ये मेरा बार है। यीमिंग कहता है, नहीं, ये तुम्हारा घर है। तभी वहां लिन और जू यान भी पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान नहीं पाते और नशे में ही बहस करने लगते हैं। यीमिंग कहता है कि लिन को जू यान को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। लिन कहती है कि जू यान ने तो ड्राइवर से झगड़ा ही कर लिया था। सीन अगले दिन सुबह का होता है। जू यान और हाओमिंग एक ही बेड पर बिना कपड़ों के सो रहे होते हैं। दोनों की जब आंख खुलती है तो एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। बाहर से यीमिंग और लिन उन्हें बुला रहे होते हैं कि बाहर आओ। दोनों और ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। लिन और यीमिंग हंसते हुए कहते हैं, कल रात तो तुम दोनों दुश्मन से लवर्स बन गए थे। जू यान गुस्से में कहती है, तुमने हमारी वेडिंग फोटोज क्यों हटा दी, और ये कौन सी फोटो लगा रखी है। हाओमिंग अपना शर्ट खोलते हुए कहता है, ये मेरी बैग की पेंटिंग है। जू यान कहती है, झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारी बैग नहीं है। तभी हाओमिंग वो फोटो हटाता है और उसके पीछे उनकी शादी की तस्वीरें लगी होती है। जू यान ये देखकर इमोशन हो जाती है और हाओमिंग से माफी मांगती है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए फिश बनाती हूँ। दोनों साथ में किचन में चले जाते हैं। यीमिंग हंसते हुए लिन से कहता है, लगता है अब ये कुकिंग करेंगे और फिर सो जाएंगे। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जू यान और हाओमिंग अपने एक्वेरियम से मछली निकाल रहे थे पकाने के लिए। यीमिंग कहता है, लगता है आज ये जिंदा मछली ही खाने वाले हैं। और तभी पीछे मुड़कर देखते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और कपड़े उतारने लगते हैं। लिन और यीमिंग तुरंत उन्हें अलग करते हैं और अपने अपने रूम में भेज देते हैं। प्रेजेंट में हाओमिंग कहता है, वो ज्यादा बोल रहा है। यीमिंग हंसते हुए कहता है, मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, हम वही थे जब तुम दोनों कपड़े उतार रहे थे। जू यान शर्म से अपना चेहरा छिपाने लगती है। हाओमिंग यीमिंग को जाने का इशारा करता है। यीमिंग लिन को लेकर निकल जाता है। जू यान कहती है, मैं भी चलती हूँ। लिन बोलती है, मैं तो डेट पर जा रही हूँ, और दोनों जल्दी से निकल जाते हैं। जू यान कहती है, मुझे ऑफिस भी जाना है। हाओमिंग कहता है, मुझे भी। दोनों बहुत एम्बेरस होते हैं। जू यान कहती है, मेरा बैग नहीं मिल रहा। दोनों एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे होते। हाओमिंग अपने पॉकेट में बैग ढूंढता है और जू यान सोफे के कवर के नीचे। ये सीन बहुत फनी होता है। आखिरकार बैग मिल जाता है और जू यान जाने लगती है। हाओमिंग उसे रोक लेता है, दीवार के पास पिन करता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। जू यान शर्मा जाती है। वो उसे किस करने वाला होता है कि तभी वहां मिसेज शेन आ जाती है। हाओमिंग जवाब नहीं देता तो थोड़ी देर चुपी रहती है। जू यान कहती है, शायद वो चली गई। दोनों फिर किस करने ही वाले होते हैं कि तभी मिसेज शेन दोबारा आकर कहती है, मैं गई नहीं, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। दोनों झेम कर कहते हैं, हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे। मिसेज शेन कहती है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। मिसेज शेन कहती है कि चेन और उसके दोस्तों के लिए एक पार्टी रखनी है। वो चाहती है कि जू यान ही उसे प्लान करे। जू यान कहती है कि वो कर लेगी, लेकिन उसे अब ऑफिस जाना है। वो बाय बोलकर चली जाती है। मिसेज शेन हाओमिंग से कहती है कि वो उसके पीछे जाए। हाओमिंग जू यान को ड्रॉप करने जाता है। कार में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। हाओमिंग पूछता है, अब जब तुमने कंपटीशन जीत लिया तो अगला प्लान क्या है। जू यान कहती है, मैं बॉटेनिकल डाइंग पर नए डिजाइन की सोच रही हूँ। हाओमिंग उसकी तारीफ करता है और कहता है, आज मिस्टर और मिसेस बराकलिन डिनर के लिए आ रहे हैं। अगर तुम भी आ जाओ तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जू यान मान जाती है। ऑफिस में लिन और जू यान होती है। तभी एक आदमी आता है और उन्हें एक टाउन का इनविटेशन देता है जो बॉटेनिकल डाइंग के लिए मशहूर होता है। जू यान और लिन खुश होकर कहती है कि ये उनके अगले कलेक्शन के लिए परफेक्ट मौका है। याओ और गुआन उन्हें डिनर के लिए बुलाती है, पर दोनों कहती है कि उनका पहले से प्लान है। गुआन और याओ हंसकर कहती है, हमें पता है कोई प्लान नहीं है। जू यान बहुत अच्छे से तैयार होकर डिनर पर जाती है। उसने अपनी वेडिंग रिंग भी पहनी होती है। हाओमिंग पहले से रेस्तरां में होता है। वहाँ मिस्टर और मिसेस बराकलिन भी आ चुके होते हैं। वो उन्हें अंदर ले जाता है, पर एक आदमी वहाँ उनकी तस्वीरें खींच रहा होता है। हाओमिंग नोटिस करता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जू यान जब अंदर आने लगती है तभी उसे स्टीव का कॉल आता है। वो भी वही होता है। वो कहता है, हाओमिंग ने तेरी मदद अपने फायदे के लिए की थी। वो इंटरव्यू, वो कंपटीशन, यहाँ तक कि मिसेस बराकलिन को तेरे कपड़े पहनकर पार्टी में आने को भी उसी ने कहा था ताकि वो उनके सामने एक आदर्श पति बन सके। जू यान ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और सब याद करने लगती है। फिर वो स्टीव से कहती है, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं। स्टीव कहता है, मैंने फोटोग्राफर भी हायर किया है
ताकि वो तुम दोनों की फोटोज पोस्ट करे और लोग सोचे कि वो कितना अच्छा पति है। जू यान गुस्से में कॉल काट देती है। जब वो अंदर जाती है तो फोटोग्राफर को देख लेती है। वो हाओमिंग के पास जाती है, लेकिन अब उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। मिस्टर और मिसेस बराकलिन डिनर के दौरान हाओमिंग की तारीफ कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वो कितना अच्छा पति है, कैसे हमेशा जू यान की मदद करता है। अब जू यान को स्टीव की बातें सच लगने लगती है, क्योंकि वाकई इन सब से हाओमिंग का ही फायदा हो रहा था। डिनर के बाद मिस्टर और मिसेस बराकलिन चले जाते हैं। जू यान भी उठकर जाने लगती है, लेकिन हाओमिंग उसे रोक लेता है। वो कहती है, तुमने बहुत अच्छा ड्रामा किया। हाओमिंग कहता है, अब तक जो था वो ड्रामा नहीं था। जू यान कहती है, तुमने मेरे बिजनेस को अपने फायदे के लिए यूज किया, फोटोग्राफर भी बुलाया ताकि अपनी इमेज बना सको। हाओमिंग अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। वो उस फोटोग्राफर को पकड़ लेते हैं और फोटोग्राफर कहता है कि ये सब स्टीव ने करने को कहा था। हाओमिंग कहता है, देखा, ये सब मुझे फंसाने की चाल थी। जू यान कहती है, हाँ, स्टीव ने कई बार मुझे अप्रोच किया है, लेकिन इससे तुम्हारी मासूमियत साबित नहीं होती। हाओमिंग बोलता है, हाँ, मैंने मिसेस बराकलिन से तेरे कपड़े पहनने को कहा और इंटरव्यू भी जानबूझ कर दिया ताकि उन्हें इम्प्रेस कर सकूं, पर मैं सच में तुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। जू यान कहती है, नहीं, मैं ही गलत थी। मुझे तुमसे मदद लेनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा मेरा इस्तेमाल करने में ही फायदा हुआ है। अब मैंने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ये बोलकर जू यान वहां से चली जाती है। हाओमिंग उसे जाता हुआ देखता है। शुरुआत होती है हाओमिंग से, जो अपने ऑफिस में होता है। वहां उसका सेक्रेटरी भी मौजूद होता है। हाओमिंग उससे पूछता है, मैं कैसा इंसान हूँ? सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए कहता है, आप बहुत काइंड हैं और बहुत टैलेंटेड भी। हाओमिंग बोलता है, लेकिन फिर भी मैंने बार बार शू यान को हर्ट किया है। सेक्रेटरी बात बदलते हुए बताता है कि गुबेई टाउन में, जहां जिंडा कंपनी कई सालों से फंडिंग कर रही है, वहां एक फोक फेस्टिवल होने वाला है। वो कहता है, सर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। आप पहले भी मिस्टर चैन को लेकर वहां गए थे ना? हाओमिंग बोलता है कि अभी उसके पास बहुत सारा काम है। सेक्रेटरी कहता है, आपका मूड खराब है, इसलिए आपको थोड़ा घूम कर आना चाहिए। वहाँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्लावर से बनाई गई इको फ्रेंडली चीजों का एग्जीबिशन भी है और बॉटेनिकल डाइंग का भी शो है। ये सुनकर हाओमिंग तुरंत बोलता है, तो मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए और ये बॉटेनिकल डाइंग भी सीखनी है। दूसरी तरफ शू यान अपने काम में बहुत बिजी होती है। लिन उसे गुबेई सिटी के इन्विटेशन की याद दिलाती है, जैसा कि मिस्टर झांग ने बताया था। शू यान कहती है, ओह, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। लिन बोलती है, तुम्हें अब ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा घूमो, एंजॉय करो। शू यान मुस्कुराती है और कहती है कि वो ऑफिस का काम लिन पर छोड़ रही है। लिन उसे बेफिक्र होकर जाने को कहती है। सीन कट होता है गुबेई सिटी पर। हाओमिंग वहाँ बोटिंग कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर शू यान भी वहाँ पहुँचती है। झांग उसे पिक करने आता है और रास्ते में उसे टाउन की खूबसूरती दिखाता है। हर तरफ नेचुरल व्यू, ग्रीनरी और ट्रेडिशनल कल्चर। झांग बोलता है, यहाँ तुम्हें बॉटेनिकल डाइंग भी सीखने को मिलेगी, तुम्हारा क्लास भी शुरू होने वाला है। शू यान बहुत एक्साइटेड होती है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो स्काई लाउंज की ओनर होती है। वो खुद को शू यान से इंट्रोड्यूस करती है और कहती है, मेरे पास इस टाउन की सारी खबरें रहती है, जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। शू यान मुस्कुराकर धन्यवाद करती है। दूसरे सीन में हाओमिंग काइट शॉप में होता है। दुकानदार उसे एगेव प्लांट के डिजाइन वाली एक काइट बनाकर देता है, जो हाओमिंग का फेवरेट पौधा है। वहाँ सब लोग हाओमिंग को पहचानते हैं। वो काइट लेकर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से निकलता है। उसी वक्त शू यान वहाँ पहुँचती है। वो स्कूटी के पीछे लगी एगेव डिजाइन वाली काइट देखकर उसे गौर से देखती है, लेकिन हाओमिंग को नहीं पहचान पाती। झांग शू यान को एक होमस्टे में ले जाता है और कहता है कि टाउन घूमने के लिए उसे एक स्कूटी दी गई है। वो थोड़ा रेस्ट करती है, फिर तैयार होकर क्लास के लिए निकलती है। क्लास में उसकी टीचर क्वीजी होती है, जो समझाती है, यहाँ के सारे कपड़े नेचुरल कलर से बनते हैं, फूलों और अलग अलग पौधों से। उसी वक्त वहाँ हाओमिंग आता है। शू यान उसे देखकर शॉक हो जाती है और हाओमिंग भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। क्वीजी दोनों को एक साथ एक ड्रेस पर कलर करने को कहती है। हाओमिंग बहुत प्रोफेशनल ढंग से काम करता है और शू यान उसकी स्किल देखकर दंग रह जाती है। वो भी वैसा ही करने लगती है, लेकिन दोनों के बीच ठंडा माहौल रहता है, जैसे कोई कोल्ड वॉर चल रही हो। कलरिंग खत्म होने के बाद शू यान हाओमिंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप रहता है। रात को शू यान अपने रूम में लौटती है और देखती है कि हाओमिंग का रूम उसके बगल में है। वो उसे अंदर जाते हुए देखती है और पूछती है, तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे आए हो क्या? हाओमिंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। शू यान कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाओमिंग बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। शू यान बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे सामने मत आना। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। रूम में जाकर वो लिन को कॉल करती है और सब बताती है। लिन हंसते हुए कहती है,
हाओमिंग तो बड़ा स्कैमर है, वहां भी पहुंच गया। शू यान हंसकर कहती है, वो इतना भी बुरा नहीं है। लिन कहती है, मतलब अब भी तुम उसके लिए केयर करती हो, बस मां नहीं रही। शू यान शर्मा जाती है और कहती है, हाओमिंग वाकई बहुत कोशिश कर रहा है मुझे वापस पाने की। लिन हंसती है, तो तुम्हें भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। शू यान ब्लश करते हुए कॉल काट देती है। ऑफिस में ताओ लिन के पास आता है और अकाउंट की फाइल देता है। वो कहता है, मुझे भी शू यान के साथ घूमने जाना चाहिए था। लिन मुस्कुराकर कहती है, किसी को तो ऑफिस संभालना होगा। ताओ बताता है कि पेमेंट में 1 मिलियन का फर्क आ गया है और लियांग का इन्वेस्टमेंट भी डिले है। लिन कहती है, जियांग कंपनी ने कहा है पहले ऑफलाइन सेल्स बढ़ाओ फिर पेमेंट देंगे। ताओ बोलता है, मैं इसे मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। तभी यिमिंग आता है। ताओ बोलता है, मैं सिर्फ लिन से काम की बात कर रहा हूँ। यिमिंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें हमेशा डरकर नहीं रहना चाहिए। ताओ लिन से कहता है, आप यिमिंग के साथ चली जाइए। लिन तुरंत अपना बैग लेकर निकल जाती है और ताओ को कहती है, ऑफिस बंद कर देना। उसके जाने के बाद ताओ एक क्रीपी स्माइल देता है। दूसरी तरफ शू यान अपने रूम में हाओमिंग के रूम में किसी कपल को देखती है और पूछती है, हाओमिंग कहाँ है? स्टाफ बताता है, वो तो आज सुबह ही निकल गए। शू यान उदास हो जाती है। वो क्लास में जाती है लेकिन हाओमिंग नहीं आता। क्लास खत्म होने के बाद वो उसी काइट शॉप में जाती है और कहती है, मुझे एगेव डिजाइन वाली काइट चाहिए। शॉप ओनर कहता है, वो सिर्फ हाओमिंग ही कस्टमाइज करता है। शू यान फिर पूछती है, क्या आप उसे जानते हैं? ओनर बताता है, हाँ, जिंडा कंपनी कई सालों से यहाँ इन्वेस्ट कर रही है और हाओमिंग पहले भी कई बार आया है। वो खुद ये काइट्स बनाता था और उसकी काइट्स सबसे ज्यादा बिकती है। शू यान को पछतावा होता है। वो कहती है, मुझे उससे इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं अब वो कहाँ होगा। दूसरी तरफ हाओमिंग अपने सेक्रेटरी के साथ रिवर साइड पर कैंपिंग कर रहा होता है। सेक्रेटरी पूछता है, आप गुबई क्यों आए हैं? हाओमिंग कहता है, मैं शू यान के लिए बॉटनिकल डाइंग सीखने आया था, लेकिन वो भी यहाँ आ गई और अब भी मुझसे नाराज है। उसने मना किया है कि मैं उसके सामने न जाऊं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। सेक्रेटरी कहता है, आपको उससे सच बोल देना चाहिए। हाओमिंग उदासी से बोलता है, वो नहीं मानेगी, अब मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। फिर अचानक उसे याद आता है कि थिएटर के लिए प्रैक्टिस करनी है और वो भागता हुआ चला जाता है। सेक्रेटरी हैरान होकर कहता है, ये भागते हुए कहाँ चला गया? टाउन में अब सब लोग प्ले के लिए ऑडिशन दे रहे होते हैं और हाओमिंग वहाँ मुख्य किरदार मेन लीड बन जाता है। शू यान अकेलापन महसूस कर रही होती है। वो सुनती है कि उसके बगल वाले रूम का कपल इसी प्ले में पार्ट ले रहा है, तो वो भी देखने चली जाती है। वहां पहुंचकर जब वो हाओमिंग को स्टेज पर देखती है तो शॉक हो जाती है और मुस्कुरा देती है। उसे सच में एक्टिंग बहुत पसंद है। प्रैक्टिस के वक्त हाओमिंग बोलता है, इस प्ले को हमें मॉडर्न तरीके से दिखाना चाहिए, जहां पत्नी अपने पति के पीछे भागती है। वो बहुत आउटडेटेड लगता है। झांग हंसते हुए कहता है, सही कहा, अब नया प्ले होगा जहां पत्नी रूट कर गुबेई टाउन आती है और पति उसे मनाने यहाँ आता है। हाओमिंग चौंक कर बोलता है, क्या मैं ये कैसे करूंगा? तभी उसकी नजर शू यान पर पड़ती है। वो डर जाता है और बोलता है, मुझे अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। स्टेज से उतरकर वो भाग जाता है और शू यान उसके पीछे जाती है। वो उसे रोकती है, तुम क्या भूत हो जो हर बार भाग जाते हो? हाओमिंग बोलता है, तुमने ही तो कहा था मेरे सामने मत आना। शू यान पूछती है, तुम फिर से क्या नई प्लॉटिंग कर रहे हो? बॉटनिकल डाइंग क्यों सीख रहे हो? हाओमिंग मुस्कुराकर बोलता है, ताकि हमारे बीच कुछ कॉमन बातें हों, इसलिए सीखना चाहता था। शू यान भी मुस्कुरा देती है और कहती है, तो फिर क्लास में क्यों नहीं आते? हाओमिंग कहता है, क्या मैं आ सकता हूँ? शू यान कहती है, हाँ, बस टाइम पर आना, लेट मत होना। अगले दिन दोनों साथ में टाउन घूमते हैं। क्वीजी उन्हें ट्रेडिशनल म्यूजियम ले जाती है, जहाँ गुबेई टाउन की सारी एथनिक और हैंडक्राफ्टेड चीजें रखी होती है। वहाँ एक बहुत खूबसूरत क्राफ्टिंग डिजाइन शू यान को पसंद आता है, लेकिन वो असली नहीं बल्कि एक तस्वीर होती है। क्वीजी बताती है, ये आर्ट सिर्फ मिस्टर चू को आता है, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले ये काम छोड़ दिया था। शू यान कहती है, ये डिजाइन बहुत सुंदर है, अगर याओ देखेगी तो इसे सीखने को एक्साइटेड हो जाएगी। हाओमिंग कहता है, मैं मिस्टर चू को जानता हूँ, जब पहली बार यहाँ आया था तब मिला था, चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। शू यान मान जाती है। मिस्टर चू हाओमिंग को देखकर खुश हो जाते हैं और शू यान के बारे में पूछते हैं। हाओमिंग कहता है, वो मेरी फ्रेंड है। शू यान अंदर जाती है और वहाँ बहुत सारे डिजाइन प्लास्टिक में लिपटे हुए देखती है। वो मिस्टर चू से कहती है कि उसकी क्लोथिंग कंपनी है और उसे उनका आर्ट बहुत पसंद है। वो चाहती है कि मिस्टर चू उसे ये सिखाए। मिस्टर चू गुस्सा होकर बोलते हैं, अब मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं बची, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दोनों उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर आकर शू यान बोलती है, ये मेरी गलती है, मैंने बिजनेस की बात बहुत जल्दी कर दी। हाओमिंग कहता है, नहीं, वो अभी भी आर्ट करते हैं, बस छिपाते हैं। शू यान कहती है, मैंने उनके घर में बहुत सारे डिजाइन देखे जो प्लास्टिक में लिपटे थे। हाओमिंग बोलता है, शायद उनके अंदर कोई दर्द है
हमें उनका पास्ट समझना होगा। वो दोनों लाउंज ओनर के पास जाते हैं, जो बताती है मिस्टर चू और उनकी वाइफ साथ में ये आर्ट बनाते थे। उनकी वाइफ ही वो इंडिगो ब्लू कलर तैयार करती थी और मिस्टर चू डिजाइन बनाते थे। दोनों की लव मैरिज थी और वो बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे मिस्टर चू को लगने लगा कि उनकी पत्नी उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और फिर उनके बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। आखिरकार उनका डिवोर्स हो गया और उसके बाद उन्होंने आर्ट करना बंद कर दिया। शू यान कहती है, मतलब उनके पास इंस्पिरेशन है, लेकिन वो अपनी एक्स वाइफ से गुस्से में है, इसलिए आर्ट नहीं कर रहे। उधर ऑफिस में लिन को फीवर होता है। ताओ उसे रेस्ट करने को कहता है और यिमिंग को बताने को बोलता है। लिन कहती है, आज मेरी एक सर्जरी है, मुझे परेशान मत करो, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद ताओ बताता है कि उन्हें 2 मिलियन का लोन ऑफर मिला है। लिन कहती है, इसे ट्राई करो। ताओ कहता है, लेकिन पहले तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। वो उसे लेकर बाहर निकलता है, दवाइयां खरीदता है और उसके रूम तक छोड़ आता है। वहां वो लिन और यिमिंग की फोटोज देखता है और थोड़ा अजीब महसूस करता है। इसी बीच यिमिंग ऑफिस कॉल करता है। फोन ताओ उठाता है और बोलता है, लिन अपना फोन ऑफिस में भूल गई है, उसे तेज बुखार है। यिमिंग डर जाता है। ताओ कहता है, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, ऑफिस बंद करने आया था। यिमिंग तुरंत निकलता है। ऑफिस के बाहर ताओ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो लिन का फोन देते हुए कहता है, इसमें दवा के टाइम लिखे हैं, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। यिमिंग मुस्कुराकर कहता है, तुमने मदद की तो मैं गलत क्यों सोचूंगा। वो अंदर चला जाता है, लेकिन ताओ की निगाहें अजीब हो जाती है, जैसे उसके इरादे ठीक नहीं हो। अगले दिन हाओमिंग और शू यान दोबारा मिस्टर चू से मिलने जाते हैं। वो उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। हाओमिंग कहता है, अगर आपके पास इंस्पिरेशन नहीं है तो एआई से मदद लीजिए, बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। मिस्टर चू गुस्से में कहते हैं, मेरी आर्ट को एआई नहीं छीन सकता। अगर तुम्हें एआई पर इतना भरोसा है तो खुद उसी से डिजाइन बना लो। शू यान धीरे से कहती है, मुझे पता है आप अब भी आर्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो परफेक्ट ब्लू इंडिगो जो आपकी वाइफ बनाती थी वो आपसे नहीं बन पा रहा, इसलिए आप रुक गए हैं, है ना। मिस्टर चू चुप होकर कहते हैं, हाँ, अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं बचा, और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर शू यान और हाओमिंग साथ में टाउन घूमने लगते हैं। हाओमिंग कहता है, मिस्टर चू के अंदर अब भी केयर है, बस वो दिखाना नहीं चाहते। शू यान पूछती है, तुम यहाँ कब से आते हो। हाओमिंग कहता है, जब चेन 4 साल का था तब से। वो किंडरगार्टन नहीं जाता था और उसकी माँ मुझे कॉल करके उसे समझाने को कहती थी। मैं उसे छुट्टियों का वादा करता और जब भी विदेश से लौटता उसे यहाँ लाता। उसे ये जगह बहुत पसंद है। शू यान हंसते हुए कहती है, इसीलिए चेन इतना जिद्दी है। हाओमिंग मुस्कुराता है, मैंने उसकी बहुत सारी बातें मिस कर दी, इसलिए अब कभी उसे मना नहीं करता। दोनों लेक साइड पहुंचते हैं। शू यान पानी में पत्थर फेंकने लगती है। हाओमिंग उसकी छुपी हुई तस्वीरें लेने लगता है। फिर वो शू यान को भी सिखाता है कि पत्थर कैसे उछालते हैं। दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं और उस पल में खो जाते हैं। और यही एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब शू यान मिसेस चू से मिलने जाती है। वो एक शॉप चलाती है जहाँ शू यान अपने लिए एक स्कार्फ खरीदती है। वो उनसे हेल्प मांगती है, मुझे आपकी तरह एक परफेक्ट ब्लू कलर बनाना सीखना है। मिसेस चू उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, लेकिन जब शू यान उन्हें मिस्टर चू के बारे में बताती है, वो कहती है, मिस्टर चू के पास अब कोई इंस्पिरेशन नहीं बचा, जबकि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। ये सुनकर मिसेस चू गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हें सब कुछ पहले से पता है, इसलिए तुम यहाँ आई हो। वो कहती है कि वो शू यान की कोई मदद नहीं करेंगी और वहां से चली जाती है। जाते जाते उनका हेयर पिन वही गिर जाता है। इसी बीच हाओमिंग शू यान को एक वीडियो भेजता है। उसमें मिस्टर चू एक एग्जीबिशन में नई कला के फॉर्म्स देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा होता है। हाओमिंग उनके पास जाकर कहता है, मैंने आपको पहचान लिया है, पर मिस्टर चू जल्दी से वहां से चले जाते हैं। बाद में शू यान और हाओमिंग साथ होते हैं। शू यान कहती है, वो दोनों मिस्टर और मिसेस चू अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर अपने प्राइड की वजह से बात नहीं करते। तभी लाउंज की ओनर आती है और शू यान के पास वो हेयर पिन देखती है। वो कहती है, ये तो मिसेस चू का है, मिस्टर चू ने उन्हें ये गिफ्ट किया था उनकी वेडिंग डे पर। मिसेस चू ने इसे तब से कभी नहीं उतारा। हाओमिंग और शू यान समझ जाते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह इन दोनों को करीब लाना होगा। हाओमिंग मिस्टर चू के पास जाता है और उन्हें वही हेयर पिन देकर कहता है, मिसेस चू ने आपको कैफे में बुलाया है। मिस्टर चू हैरान हो जाते हैं, पर हाओमिंग पर भरोसा नहीं करते। हाओमिंग कहता है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं आपको रोक दूंगा। मिस्टर चू मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं जाऊंगा। उधर शू यान मिसेस चू के पास जाती है और कहती है, मिस्टर चू के पास आपका हेयर पिन है, उन्होंने आपको कैफे पर बुलाया है। मिसेस चू जल्दी से वहां पहुंच जाती है। दोनों मिस्टर और मिसेस चू आमने सामने आते हैं, लेकिन दोनों कुछ नहीं कहते, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं
और फिर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। बाद में मिस्टर चू हाओमिंग को लायर, झूठा कहते हैं और मिसेस चू भी शू यान को झूठी कहती है। दोनों गुस्से में वहां से निकल जाते हैं और शू यान व हाओमिंग उनके पीछे जाते हैं। हाओमिंग मिस्टर चू से कहता है, मैंने भी इसी तरह अपने प्यार को खो दिया था। मैंने उसे बहुत मौके दिए लेकिन कभी नहीं बदला। अगर आप अपनी वाइफ से सच में प्यार करते हैं तो जाकर उन्हें कन्फेस कीजिए। मिस्टर चू चुप रहते हैं। हाओमिंग आगे कहता है, वो अब भी वो हेयर पिन अपने पास रखती है, वो किसी और रिश्ते में भी नहीं है। इधर शू यान भी मिसेस चू को समझाती है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने रिश्ते को एक और चांस देने का फैसला किया है। अब तुम्हें भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। वो ब्लू कलर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप दोनों साथ नहीं हैं। मिसेस चू ये बात समझ जाती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मिसेस बराकलिन का शू यान को फोन आता है। वो कहती है, हाओमिंग ने मुझे सब सच बता दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारे डिवोर्स के बारे में भी। लेकिन फिर भी मैं डील करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि वो सच में तुमसे प्यार करता है। अब तुम्हें भी उसे एक मौका देना चाहिए। इसके बाद मिस्टर चू और मिसेस चू फिर से साथ बैठकर बटिक आर्ट बनाने लगते हैं। हाओमिंग शू यान को उसके प्ले देखने आने को कहता है। प्ले बहुत अच्छा होता है। शू यान हाओमिंग के लिए क्लैप करती है। प्ले के डायलॉग्स के बीच हाओमिंग स्टेज पर ही बोलता है, मुझे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो और हमारे रिश्ते को एक और मौका दो। शू यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों स्टेज पर जाकर एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हैं। दूसरी तरफ लिन अपने नए बैच के लिए सबके साथ मीटिंग कर रही होती है। तभी ताओ आता है और कहता है, हमारा लोन रिजेक्ट हो गया है। लिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ बैंक चलती हूँ। पर ताओ कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सब संभालूंगा। लिन ये बात शू यान से छुपा लेती है। फैंग और हान साथ में होते हैं। हान उससे पूछता है, तुम्हारी हाओमिंग से पहली मुलाकात कैसी थी? फैंग सब कुछ बताती है, यहाँ तक कि अपनी सिस्टर के प्रेग्नेंट होने की बात भी। लेकिन बच्चे का क्या हुआ ये बात वो नहीं बताती। फिर हाओमिंग मिस्टर शेन के ऑफिस में आता है और कहता है, बराकलिन के साथ हमारी डील साइन हो गई है और अब मैं और शू यान भी साथ है। मिस्टर शेन कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, अब तुम्हें बोर्ड की सीट मिल जाएगी। हाओमिंग मुस्कुराता है। इधर ताओ लिन से कहता है, मुझे एक नए लोन का मौका मिला है पर उसके लिए शू यान के साइन चाहिए। लिन जल्दी से फाइल्स पढ़ने लगती है लेकिन ताओ कहता है, टाइम बहुत कम है, जल्दी से साइन कर दो। लिन साइन कर देती है लेकिन ताओ की मुस्कुराहट देखकर पता चलता है कि उसने फाइल्स में कुछ गड़बड़ की है। फिर लियांग शू यान से मिलने आता है। शू यान बहुत खुश होती है। लियांग पूछता है, इतनी खुश क्यों हो? शू यान मुस्कुराकर कहती है, मैं और हाओमिंग फिर से साथ हो गए हैं, अब मैं उसके घर वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। लियांग मुस्कुराकर कहता है, मेरा तुम्हें डेट करने का सपना ही रह जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। फिर हम स्टीव को एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। स्टीव कहता है, हाओमिंग ने बराकलिन के साथ डील साइन कर ली है और शू यान व हाओमिंग के डिवोर्स की कोई खबर नहीं आई। वो पूछता है, हान का क्या? तभी हान वहां आता है और उस आदमी को डैड कहकर बुलाता है। वो आदमी जिंडा का राइवल होता है। वो हान से पूछता है, कोई न्यूज मिली? जब हान कहता है नहीं, तो वो गुस्से में गोल्फ बैट से हान को मार देता है, जिससे हान को बहुत चोट लगती है। इसके बाद हान ऑफिस जाकर स्टीव को कॉल करता है। शू यान और हाओमिंग का डिवोर्स कैंसिल हो गया है और फैंग ने मुझे बताया कि हाओमिंग और यू का एक बच्चा है, लेकिन फैंग ने अभी भी पूरा सच नहीं बताया। स्टीव कहता है, जितनी जल्दी हो सके पूरा सच पता करो। फिर हान फैंग को अपने घर बुलाता है। फैंग हान के हाथ पर चोट देखती है और उसके लिए कुकिंग करने लगती है। हान उससे हाओमिंग और बच्चे के बारे में बार बार पूछता है। फैंग कहती है, वो हाओमिंग का बच्चा नहीं है, तुमने गलत सुना। वो कहती है, अब मुझे ये सब खत्म करना है। हान कहता है, शू यान और हाओमिंग फिर से साथ आ गए हैं, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। फैंग जवाब देती है, हाओमिंग ने कभी मुझे लाइक नहीं किया, अब मुझे मूव ऑन करना होगा। दूसरी तरफ शू यान हाओमिंग के घर होती है। चेन भी उनके साथ होता है। चेन शू यान को अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने बनाया है कि वो कैसे शू यान का वेट करता था। शू यान की आंखें नम हो जाती है। फिर सब साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद चेन कहता है, मम्मी आज अब पापा के साथ सोइए, और वो दोनों के बीच में आकर सो जाता है। शू यान सोफे पर किताब पढ़ते हुए सो जाती है। हाओमिंग उसके ऊपर धीरे से ब्लैंकेट डाल देता है और उसे प्यार से देखता रहता है। उधर स्टीव किसी को कॉल करता है और कहता है, हाओमिंग के लंदन के सारे रिकॉर्ड्स और उस बच्चे की जानकारी निकालो। उसी वक्त हान एक कार में बैठता है और अपने फोन पर उस कार का लोकेशन ट्रैक करने लगता है और यहीं पर एपिसोड एंड होता है।